तो मूवी की शुरुआत में ही टीवी में एक न्यूज टेलीकास्ट होती रहती है कि हैदराबाद की किसी जगह में टेररिस्टों ने एक बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं और पुलिस ने 5 टेररिस्टों को गिरफ्तार कर लिया। तो दूसरे दिन इन 5 टेररिस्टों को कोर्ट में हाजिर किया जाता है और जज इन 5 टेररिस्टों को फांसी की सजा सुना देता है। जब ये 5 लोग जेल जा रहे होते हैं, उसमें से एक बंदा अपने बचपन का इंसिडेंट याद करने लगता है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर 2 बच्चों को दिखाया जाता है। एक बच्चे का नाम होता है आदित्य, दूसरे बच्चे का नाम होता है स्वामी। और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि ये दोनों अपने ऑर्फनेज से भाग के आए हैं। भागते भागते ये लोग किसी रोड के किनारे आते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक लॉरी को देखते हैं। तो आदित्य भागते हुए उस लॉरी में चढ़ जाता है, लेकिन बेचारा स्वामी वहीं पर रह जाता है। खैर उसी लॉरी में एक स्वामी जी होता है। जब वो लॉरी किसी जगह पर आके रुकती है तो वो स्वामी जी और आदित्य उस लॉरी से नीचे उतरते हैं। तो वो स्वामी जी आदित्य से पूछने लगता है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? तो आदित्य इस स्वामी जी को मना कर देता है। तो वो स्वामी जी आदित्य को आशीर्वाद देके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर उन 5 टेररिस्टों को किसी जेल में लाया जाता है और यहाँ का एसपी इन 5 टेररिस्टों को इस जेल के उसूल बताने लगता है। खैर उसके बाद उन 5 टेररिस्टों को अलग अलग सेल में रख दिया जाता है, जहाँ पर आदित्य फिर से अपने फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब जब आदित्य अपने ऑफरेंस से भाग के आया तो वो किसी जगह पर काम कर रहा था और उसी गांव में आदित्य कुछ म्यूजिशियंस को देखता है। मतलब उस गांव में मैजिक करने वाले कुछ लोग आते हैं और उसी में आदित्य एक जबरदस्त मैजिक ट्रिक को देखता है कि वो बंदा अपनी लड़की को एक बॉक्स में रखकर उस लड़की को गायब कर देता है। ये मैजिक आदित्य को बहुत पसंद आती है और आदित्य चुपचाप उनके बक्से में जाके छुप जाता है और उस बंदे से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे भी आप लोगों के साथ ले लो, मुझे भी मैजिक सीखना है। तो उसी तरह से उस म्यूजिशियन की फैमिली आदित्य को अपना बना लेती है। मतलब यहाँ पर बात यह है कि जिस तरह से आदित्य उस बॉक्स से गायब हो चुका होता है, उसी तरह से आदित्य अब इस सेल से गायब होना चाहता है। खैर दूसरे दिन जब एक पुलिस वाला आदित्य के पास आता है तो आदित्य इस पुलिस वाले से लॉयर से मिलने के लिए कहता है, लेकिन ये पुलिस वाला बहुत ही घमंडी किस्म का बंदा होता है। तो ये पुलिस वाला आदित्य को किसी भी लॉयर से मिलने की परमिशन नहीं देता। और दूसरे दिन आदित्य ने उन टेररिस्टों की बातों को सुन चुका था कि वो लोग दूसरी जगह पर एक और बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो आदित्य इसी तरह से उस पुलिस वाले को बताने लगता है, लेकिन ये पुलिस वाला आदित्य की बात नहीं मानता। गुस्से में आकर आदित्य इस पुलिस वाले को मारने पीटने लगता है। ऑफकोर्स पुलिस वाले भी आदित्य को मारने पीटने लगते हैं, जिसकी वजह से आदित्य हॉस्पिटल के हवाले हो जाता है। तभी उसी वक्त वो एसपी आदित्य के पास आकर पूछने लगता है कि आखिरकार क्या मामला है। तो आदित्य उन टेररिस्टों का प्लान इस एसपी को बताने लगता है। पहले तो वो एसपी आदित्य की बात को नहीं मानता, लेकिन बाद में एसपी उस आदित्य की बात पर यकीन कर लेता है और पुलिस सर्च करने पर कुछ शहरों में कुछ टेररिस्टों को पकड़ा, उसी तरह बॉम्ब्स को भी फाइंड आउट किया। और दूसरे दिन यही न्यूज न्यूज़पेपर में छप जाती है और आदित्य की अच्छाई देखकर कोर्ट से ऑर्डर आता है कि आदित्य को उन टेररिस्टों के बीच ना रख के दूसरे ब्लॉक को शिफ्ट किया जाए। उसके बाद एक और बंदी का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है मानसा। और मानसा एक वकील होती है जो अब तक छोटे छोटे केसेस को लड़ रही होती है। तो उसी वक्त मानसा का फादर मानसा को आदित्य की फाइल सौंपता है, क्योंकि आदित्य ने कोर्ट से एक लॉयर की अपील की रखी होती है और मानसा का फादर उसी का केस मानसा को सौंपता है। दूसरे दिन मानसा आदित्य से जा मिलती है और मानसा आदित्य को भी एज ए टेररिस्ट की तरह देख रही होती है। मानसा आदित्य से बिना पूछे पछाड़े एक पेपर पर साइन लेके वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके बाद आदित्य को सी ब्लॉक में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम होता है शंकर, वो आदित्य से दोस्ती करने लगता है। और दूसरे दिन शंकर आदित्य से इस जेल की कैदियों के बारे में एक एक करके बताने लगता है। जो लेफ्ट साइड बूढ़ा आदमी खड़ा होता है उसका नाम होता है सत्यनारायण और सत्यनारायण हर हमेशा चेस खेलते रहता है, वो भी अकेले। उसी जेल में ट्रिगर नाम का एक बंदा होता है और इसकी एक सेपरेट गैंग होती है और ट्रिगर इस जेल के हर एक बंदे को कंट्रोल करना चाहता है। मतलब एक किस्म का गुंडा होता है ये। तो वहीं पर एक और पागल कैदी होता है जिसका नाम होता है विनय, जो हर एक बंदे को सलाम ठोकते रहता है। खैर जब किसी को भी सिगरेट पीना होता है तो ट्रिगर का एक बंदा किसी जगह पर खड़ा रहता है और दूसरे कैदी इस बंदे को पैसे देना होता है और ये बंदा इन लोगों को सिगरेट देता है। तो आदित्य को सिगरेट की हैबिट होती है, तो आदित्य एक छोटा सा पेपर फाड़ के चुपचाप उस आदमी के हाथ में रख देता है। इस तरह से आदित्य हर रोज यही काम करके सिगरेट पीने लगता है और ट्रिगर के गैंग ये नहीं पहचान पाते कि आखिरकार ये पेपर कौन रख रहा है। तो इसी दरमियान में एक दिन आदित्य नारायण के पास आता है, जहाँ पर अकेला चेस खेल रहा होता है और आदित्य नारायण से
चेस खेलने की बात करता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि सत्यनारायण काफी सालों से इसी जेल में सड़ रहा है और इतने सालों में एक बंदा भी सत्यनारायण के पास नहीं आया चेस खेलने के लिए। तो सत्यनारायण खुशी के मारे आदित्य को चेस के रूल्स बताने लगता है। और आदित्य सत्यनारायण को एज ए गुरु की तरह मान रहा होता है। खैर एक दिन विनय ट्रिगर गैंग को ये बात बता देता है कि इनके हाथ में पेपर रखने वाला आदित्य होता है। तो उसी वक्त ट्रिगर की गैंग आदित्य को सिगरेट पिलाने के लिए अपने सेल में बुलाती है, उसे मारने पीटने लगती है। इस तरह से यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है। तो लड़ाई करने की वजह से पुलिस आदित्य को डार्क रूम में भेज देती है। आदित्य उस रूम में बहुत बोर होने लगता है और तभी दूसरे दिन जब सूरज की किरणें उस रूम में पड़ती है तो वहाँ पर छोटे छोटे ब्लॉक्स क्रिएट करना शुरू होते हैं और आदित्य इस परछाई को एज ए चेस बोर्ड की तरह इमेजिनेशन करते हुए अपने दिमाग से चेस खेलने लगता है। इस तरह से आदित्य उस चेस गेम को सीखने लगता है और जब आदित्य उस डार्क रूम से बाहर आता है तो फौरन आदित्य गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से कहने लगता है, गुरुजी क्या हम एक गेम खेलें? तो आदित्य गुरुजी से चेस गेम खेल के उसके साथ जीत भी जाता है। ये देखकर गुरुजी बहुत खुश होने लगता है। मतलब इतने सालों में गुरुजी ने आदित्य के जैसा एक प्लेयर देखा है। तो एक दिन आदित्य मानसा से जिद करने लगता है उससे मिलने के लिए। ऑफकोर्स लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि वो लॉयर अपने क्लाइंट के बारे में पूरी जानकारी ले। इसी के लिए आदित्य मानसा को अपने पास बुलाता है और आदित्य अपनी कहानी मानसा को सुनाने लगता है। एक दिन आदित्य जब अपने बचपन में किसी जगह पर काम कर रहा होता है तो आदित्य को एक चमकता हुआ पत्थर मिलता है और तभी आदित्य के दिमाग में एक धांसूदार आइडिया आता है और आदित्य उस चमकते हुए पत्थर को लेकर किसी ऑफिसर के ऑफिस में जाके छुप जाता है। जब वो ऑफिसर आदित्य के बारे में पूछने लगता है तो आदित्य इस ऑफिसर से कहने लगता है कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं और इस डायमंड को हासिल करना चाहते हैं। तो वो ऑफिसर आदित्य से उस पत्थर को मांगने लगता है, लेकिन आदित्य इस पत्थर को उस ऑफिसर को नहीं देता, जिसके बदले में वो ऑफिसर आदित्य को कुछ पैसे दे देता है। इस तरह से आदित्य छोटे मोटे स्कैम करके अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है और आदित्य अपने आप को कॉन आर्टिस्ट बताने लगता है। इसी दरमियान में आदित्य की नजर एक और लड़की पर पड़ती है और इसका नाम है अपर्णा, जो चैरिटी के नाम पे लोगों से पैसे लूट रही होती है। और आदित्य अपर्णा से अपने साथ काम करने का ऑफर देने लगता है। तो अपर्णा आदित्य के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद अपर्णा एक पेट्रोल पंप के पास काम करने लगती है। जब आदित्य वहां पर आता है तो अपर्णा स्वाइपिंग मशीन को आदित्य को देती है और आदित्य उस स्वाइपिंग मशीन में एक छोटी सी चिप फिट करता है और जो कोई भी इस स्वाइपिंग मशीन को यूज करता है उसका सारा डेटा उस चिप में सेव होने लगता है। इस तरह से आदित्य और अपर्णा मिलकर और कुछ स्कैम करने लगे और इसी दरमियान में हमारी आंख मारने वाली बंदी का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम होता है यात्रा। जब आदित्य यात्रा को देखता है तो इसको पहली नजर में प्यार हो जाता है और धीरे धीरे आदित्य यात्रा से दोस्ती करने लगता है। एक दिन अचानक से आधी रात को यात्रा आदित्य के घर के पास आती है और यहाँ पर यात्रा की कहानी ये है कि यात्रा का एक स्टेप फादर होता है जो हर रोज यात्रा को मारते पीटते रहता है। यात्रा की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और आज यात्रा का स्टेप फादर हद से ज्यादा ही बर्ताव करने लगा, जिसकी वजह से यात्रा आदित्य के पास आती है, उसके पास शेल्टर मांगने के लिए आती है। इस तरह से आदित्य और यात्रा ये दोनों आदित्य के घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, इन दोनों में प्यार होने लगता है। एक दिन आदित्य और यात्रा ये दोनों घूमने के लिए केरला जाते हैं और जब ये दोनों वापस अपने घर में आते हैं तो आदित्य ये ऑब्जर्व करता है कि इसके सामान थोड़ा इधर उधर बिखरे हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि आदित्य का IQ लेवल बहुत टॉप होता है। आदित्य हर एक चीज को बहुत ही आसानी से याद कर लेता है। आदित्य और यात्रा का एक फेवरेट स्पॉट होता है, हर हमेशा ये दोनों यहीं पर बैठा करते हैं और हर हमेशा यात्रा एक बिलबोर्ड को देखा करती है। जब दूसरे दिन आदित्य अपने नींद से जागता है तो इसके घर में यात्रा मौजूद नहीं होती और उसी वक्त पुलिस आकर आदित्य को पकड़ के ले जाके उसे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, क्योंकि आदित्य के लैपटॉप से कुछ मेल्स गए हैं और वो मेल्स टेररिस्टों ने भेजा था और इसी को शक करते हुए आदित्य को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन ऑफकोर्स आदित्य को उन टेररिस्टों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और आदित्य इन पुलिस वालों को बताने लगता है कि जिस दिन मेल्स भेजे थे उस दिन आदित्य और यात्रा ये दोनों केरला में थे। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि यात्रा नाम की कोई लड़की मौजूद नहीं है और आदित्य मानसा से कहने लगता है अगर हम यात्रा को फाइंड आउट कर ले तो मेरा जुर्म बेगुनाह साबित हो सकता है। उसके बाद दूसरे दिन आदित्य की हियरिंग होती है। आदित्य को कोर्ट ले जाया जाता है और वहीं पर दो बच्चे, एक लड़का और लड़की चेस खेल रहे होते हैं। तो आदित्य उस लड़के को हेल्प करने लगता है उस चेस गेम को जीतने के लिए।
ये देखकर वो लड़की आदित्य के पास आकर एक गेम खेलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। एक्चुअली ये लड़की जज की पोती होती है, तो जज भी आदित्य को परमिशन दे देता है और आदित्य इस लड़की से वो चेस गेम जीत लेता है और एक्चुअली वो लड़की स्टेट लेवल चैंपियन होती है। खैर इसके बाद कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि यात्रा को ढूंढने के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाता है और तभी आदित्य को उस बिल बोर्ड के बारे में याद आने लगता है कि हर वक्त यात्रा इस बिल बोर्ड को देखा करती थी जहाँ पर December 5 लिखा था और उसी वक्त उसी डेट को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तब जाके आदित्य को ये बात पता चलती है कि यात्रा भी एक टेररिस्ट है जो आदित्य को इस्तेमाल करने के लिए आदित्य के पास आई। उसके बाद एक दिन वो एसपी आदित्य को अपने पास बुलाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। सुना है तुम चेस बहुत अच्छा खेल रहे हो। और इस एसपी का एक ख्वाब होता है कि ये कुछ कैदियों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स बनाए जहाँ पर वो कैदी अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर सके, एक सच्ची राह मिल सकती है उनको। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इस एसपी के पास इतने पैसे नहीं है। खैर वो एसपी आदित्य को अपने पास बुलाने का रीजन बताने लगता है। वो ये है कि कल जो लड़की आदित्य के साथ चेस खेली थी, जज की पोती, वो लड़की हर रोज आदित्य के साथ चेस प्रैक्टिस करना चाहती है और इसके लिए जज भी परमिशन दे चुका है। यह सुनने के बाद आदित्य उस जज से एक डिमांड करने लगता है। वो ये है कि गुरुजी को जल्द से जल्द इस जेल से रिहा कर दिया जाए क्योंकि सत्यनारायण काफी सालों से इसी जेल में सड़ रहा है और एक्चुअली सत्यनारायण ने एक गलती की थी, उसी की सजा पा रहा है ये। खैर उसके बाद हर रोज वो जज की बेटी आदित्य के पास आकर आदित्य से चेस प्रैक्टिस करने लगती है और तभी आदित्य एक चीज ऑब्जर्व करने लगता है। ट्रिगर गैंग गुरुजी को मारने पीटने का प्लान कर रही है और एक पुलिस वाला ट्रिगर गैंग की सपोर्ट कर रहा है। जब गुरुजी अकेले बैठकर चेस खेल रहा होता है तभी उसके पास ट्रिगर की गैंग आती है और गुरुजी को सताने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर आदित्य आता है और इस तरह से यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। खैर उसके बाद फाइनली वो दिन आ ही जाता है, गुरुजी को इस जेल से रिहा कर दिया जाता है और आदित्य ने गुरुजी को एक प्लान बता के भेजा होता है। अपने घर आने के बाद गुरुजी आदित्य के बताए हुए तरीके पर अपर्णा को कॉल करता है और आदित्य का प्लान बताने लगता है। और एक्चुअली आदित्य का प्लान ये होता है कि अपर्णा मानसा से जा मिले आज यात्रा की तरह। तो उसी तरह से अपर्णा एक बच्चे को अपने गोदी में लेकर मानसा के पास जाती है और वो अपने आप को यात्रा कहकर इंट्रोडक्शन करवाने लगती है। इसकी बातें सुनने के बाद मानसा और उसका फादर अपर्णा को पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने लगते हैं और टेस्ट का रिजल्ट इक्वल आता है, मतलब जो अपर्णा ने कहा वो सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। दूसरी तरफ गुरुजी अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसके पास एक एकेडमी होती है और गुरुजी अपने दोस्त से आदित्य के बारे में बताने लगता है कि आदित्य एक अच्छा चेस प्लेयर है, उसे एक चांस देनी चाहिए। लेकिन गुरुजी का फ्रेंड गुरुजी से कहने लगता है मैं यहाँ पर आम लोगों के लिए इस एकेडमी को तैयार किया हूँ, ना ही कि टेररिस्टों के लिए। सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकता सत्यनारायण। लेकिन गुरुजी अपने फ्रेंड को बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है प्लीज एक चांस दे दो। तो वहीं पर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है राम और राम 18 लोगों से चेस गेम खेल रहा होता है और गुरुजी राम को दिखाकर अपने दोस्त से कहने लगता है कि आदित्य तुम्हारे इस राम से खेलेगा। तो गुरुजी का फ्रेंड भी राजी हो जाता है और दूसरे दिन गुरुजी अपने दोस्त को और राम को लेकर आदित्य के पास जाता है और गुरुजी आदित्य से एक चेस गेम खेलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। और एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि कुछ घंटों बाद आदित्य का हियरिंग है। खैर जो भी हो आदित्य गेम के लिए रेडी हो जाता है और राम के साथ चेस गेम खेलने लगता है और दूसरी तरफ अपर्णा एज ए यात्रा की तरह कोर्ट आती है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंटेंस सिचुएशन चलने लगता है। एक तरफ आदित्य उस गेम को खेल रहा होता है और दूसरी तरफ अपर्णा एज ए यात्रा की तरह प्रूव करने की कोशिश कर रही होती है। इसी दरमियान में अपर्णा के पास जो बच्चा होता है वो बहुत रोने लगता है और मानसा को शक होने लगता है और मानसा अपर्णा के पास आकर उसके काजल के बारे में सवाल करने लगती है, क्यों तुमने काजल नहीं लगाया। इस तरह से मानसा अपर्णा से और काफी सारे सवाल पूछने लगती है जहाँ पर मानसा को ये यकीन हो जाता है कि अपर्णा यात्रा नहीं है। और जब कोर्ट में जज आता है तो मानसा आदित्य के केस से हट जाती है जिसकी वजह से आदित्य का अपील कैंसिल हो जाता है। इस तरफ आदित्य जब राम के साथ गेम खेल रहा होता है तो राम हारने की कगार पे होता है और तभी आदित्य के पास वो पुलिस वाला आकर आदित्य को ये न्यूज सुनाने लगता है कि तुम्हारी अपील कैंसिल हो चुकी है और आदित्य को गेम खेलने से रोकने लगता है। लेकिन आदित्य इस गेम को कंप्लीट करना चाहता है और आदित्य उस पुलिस वाले का गला पकड़ लेता है। यह देखकर और कुछ पुलिस वाले आकर आदित्य को पीछे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदित्य अभी तक हार नहीं मानता। इस तरह से बहुत हाथापाई होने के बाद फाइनली आदित्य राम से चेस गेम जीत लेता है। उसके बाद सीन फिर से 6 महीने बाद शिफ्ट होता है और आदित्य हम व्यूअर्स को ये बताने लगता है
कि आदित्य के पास जो कानूनी रास्ते थे वो सब बंद हो चुके हैं और आदित्य के पास अब एक ही रास्ता है, प्रेसिडेंट से माफी की दरख्वास्त करना। और इन 6 महीनों में गुरुजी आदित्य के पास काफी बार आ रहा था, लेकिन आदित्य गुरुजी से मिलना नहीं चाहता। तो फाइनली एक दिन आदित्य गुरुजी से मिलने के लिए राजी हो जाता है और गुरुजी आदित्य को ये न्यूज बताने के लिए आता है 10 दिनों के बाद नेशनल चैंपियनशिप होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करो। लेकिन आदित्य इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर इसकी जान का कोई भरोसा नहीं और आदित्य एक गेम खेले दी सम काइंड ऑफ ए जोक टू यू। खैर उसके बाद उसी जेल में 2 नए लोग आते हैं, एक का नाम है विक्रम, दूसरे का नाम है वेदा और ये दोनों इस जेल से भागने का प्लान बना रहे होते हैं। और कुछ दिनों बाद आदित्य का फ्रेंड शंकर वो भी इस जेल से रिहा होके अपने घर चला जाता है। उसके बाद एक दिन मानसा अपने फादर से पूछने लगती है कि पिताजी क्या आदित्य को माफी मिल सकती है, क्या इसके कोई चांसेस है। तो मानसा का फादर मानसा को 2 रास्ते बताता है। नंबर 1 रास्ता प्रेसिडेंट खुद आदित्य को माफ कर दे। दूसरा रास्ता ये है कि उस बॉम्ब ब्लास्ट में जितने लोगों की मौत हो चुकी थी, अगर उनकी फैमिली आदित्य को माफ कर दे तो आदित्य रिहा हो सकता है। दूसरे दिन मानसा आदित्य से जा मिलती है और जो मानसा के फादर ने कहा वो आदित्य को बताने लगती है। और उसी तरह मानसा ने यात्रा के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रखी थी, वो चीज आदित्य को बताने लगती है कि कुछ दिनों पहले दुबई में यात्रा की मौत हो चुकी थी। मतलब पहले आदित्य के पास एक छोटा सा होप था कि अगर यात्रा मिल जाए तो आदित्य की जान बच सकती है, लेकिन अब यात्रा ही इस दुनिया में नहीं रही। अब मानसा आदित्य को एक ही ऑप्शन बताती है और वो है नेशनल चैंपियनशिप जीतना। इस गेम के जरिए से आदित्य आगे बढ़ सकता है, इसे माफी मिल सकती है। इस तरह से आदित्य गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है और दूसरी तरफ मानसा उन लोगों के पास जाकर उनकी साइन लेने लगती है। तो ऑलमोस्ट काफी सारे फैमिली मेंबर्स आदित्य के हक में साइन करते हैं। इस तरफ कंपटीशन में आदित्य और राम का सामना होता है और इसी गेम को देखने के लिए एक और बंदा आता है और इसका नाम है स्वामी, जो बचपन में बिछड़ चुका था ना आदित्य का फ्रेंड, वही स्वामी है ये। जब राम आदित्य से गेम खेल रहा होता है तो राम हारने की कगार पे होता है और बहाना बनाकर राम इस गेम को नहीं खेलता और राम उन सारे लोगों से कहने लगता है ये कैसा बेहुदा मजाक है, क्या अब मैं एक टेररिस्ट से खेलूं। दूसरे दिन स्वामी आदित्य से मिलने के लिए आता है, जहां पर स्वामी अपने काम के बारे में आदित्य को बताने लगता है कि अब स्वामी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है एज ए इंजीनियर की तरह। उसके बाद जब कंपटीशन स्टार्ट होता है तो आदित्य के सामने खेलने के लिए कोई एक बंदा तक नहीं आता, क्योंकि काफी सारे लोग यही मान रहे होते हैं कि आदित्य एक टेररिस्ट है। और तभी वहाँ पर वो जज की पोती आती है आदित्य से खेलने के लिए। इस तरह से आदित्य चेस गेम को खेलते हुए आगे बढ़ने लगता है। आदित्य काफी सारे अपोनेंट को हरा देता है और फाइनली आदित्य फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। फाइनल राउंड में आदित्य का सामना एक छोटे बच्चे से होता है जो बहुत ही टैलेंटेड होता है। तो आदित्य उस बच्चे से भी इस गेम को जीत लेता है। जब मीडिया आदित्य का इंटरव्यू ले रही होती है तो आदित्य का यही कहना होता है कि मैं बेकसूर हूँ, बेवजह मैं इस मामले में फंस चुका हूँ। और आदित्य अपना सारा क्रेडिट गुरुजी को देता है। अब चूंकि वो एसपी का एक ख्वाब होता है कि वो कुछ कैदियों के लिए एक कॉम्प्लेक्स बनाए, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो आदित्य अपने फ्रेंड स्वामी को उस एसपी के पास भेजता है और ऑफ कोर्स आदित्य ने एक गेम जीता है जिसकी वजह से आदित्य के पास कुछ फंड्स आ जाते हैं और उसी फंड की मदद से आदित्य और एसपी ये दोनों एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए डिसाइड हो जाते हैं। और उसी का प्लान दिखाने के लिए स्वामी उस एसपी के पास आता है। ये प्लान देखकर एसपी बहुत इम्प्रेस हो जाता है। दूसरे दिन ये एसपी आदित्य को अपने पास बुलाकर एक बैड न्यूज देता है। वो ये है कि कल ये एसपी ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से वो दूसरी जगह जा रहा है। और उसी दिन आदित्य कुछ पेपर्स को फाड़ के उन पेपर्स को अपने साबुन में छुपा देता है। दूसरे दिन एक नया एसपी उस जेल में आता है और इस एसपी को पता है कि आदित्य एक टेररिस्ट है, मतलब ऐसा मान रहा होता है। और ये एसपी बिना वजह आदित्य को ब्लेम करने लगता है। और जब मानसा आदित्य से मिलने के लिए जेल आती है तो वो एसपी आदित्य से मिलने नहीं देता और ऊपर से आदित्य और मानसा के बीच गंदी गंदी बातें अखबार में छपवा देता है। और इसी दरमियान में आदित्य के पास जो चिट्ठी होती है जो साबुन में छुपा के रखा होता है वो पेपर विनय हासिल कर लेता है और विनय आदित्य से 25,000 रुपए की डिमांड करता है। खैर नेशनल लेवल जीतने के बाद आदित्य कॉमनवेल्थ गेम्स को एंटर करता है। इस तरह से आदित्य का हर रोज मैच चलने लगता है और दूसरी तरफ गुरुजी विनय को 25,000 रुपए ट्रांसफर करता है। उसकी स्लिप लेकर के विनय को दिखाने लगता है और तभी विनय गुरुजी से 1 लाख रुपए की डिमांड करता है। अब गुरुजी और आदित्य के पास कोई ऑप्शन नहीं होता।
दूसरी तरफ आदित्य गेम खेलते खेलते फाइनल राउंड में पहुंच जाता है और एक दिन सही तरह से नींद ना होने की वजह से आदित्य बेहोश हो जाता है और आदित्य को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। यही मौके का फायदा उठाकर वो एसपी ट्रिगर को आदित्य के बारे में बताने लगता है कि तुम आदित्य को मार दो। तो उसी दिन रात जब आदित्य हॉस्पिटल में होता है तो ट्रिगर और उसकी गैंग आदित्य को मारने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक और जबरदस्त फाइट होती है और दूसरे दिन आदित्य ये देखता है कि उस एसपी ने विक्रम वेदा को एनकाउंटर कर दिया जब विक्रम वेदा इस जेल से भाग रहे थे। उसके बाद आदित्य फाइनल गेम खेलने लगता है और आदित्य उस गेम में भी विन हो जाता है और हर जगह आदित्य की फोटो ही छपी रहती है। सारे लोगों के मन में यही सवाल होता है, क्या आदित्य को टेररिस्ट बुलाया जाए या तो फिर ग्रैंड मास्टर। और सारी पब्लिक यही चाहती है कि आदित्य रिहा होके बाहर आए। और तभी उसी दरमियान में एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है कि किसी शहर में एक और बम ब्लास्ट हुआ है। मतलब कल तक तो माहौल सही था, आदित्य बच के बाहर आ सकता था, लेकिन ये बम ब्लास्ट देखने के बाद प्रेसिडेंट कहां से इसको माफी देगा। और कल तक आदित्य का नाम लेकर प्राउड फील कर रहे थे, आज वही लोग आदित्य को मारने पीटने लगते हैं। उसके बाद विनय आदित्य के पास आकर एक और 1 लाख की डिमांड करता है। तो दूसरे दिन गुरुजी उसी तरह से विनय के अकाउंट में एक और लाख रुपए ट्रांसफर करता है, लेकिन इससे भी विनय का पेट नहीं भरता। विनय उस गुरुजी से 5 लाख की डिमांड करता है इस बार। उसी तरह से एक पान फेयर एंड लवली लगाने के लिए कहता है, लेकिन गुरुजी उस पान में जहर मिला चुका होता है। जब विनय उस पान को खाता है तो विनय की मौत हो जाती है। और तभी वो एसपी आदित्य को एक और बुरी खबर सुनाने के लिए इसके पास आता है। ये कुछ दिनों बाद आदित्य को फांसी होने वाली है। ये खबर जान लेने के बाद आदित्य मानसा को बुलाता है और मानसा से एक आखिरी विश मांगने लगता है कि मानसा किसी भी तरह करके कोर्ट से ये परमिशन ले कि आदित्य विश्वनाथ आनंद से एक गेम खेलना चाहता है। जब मानसा कोर्ट के सामने आदित्य की अपील रखती है तो वो जज आदित्य की लास्ट विश एक्सेप्ट कर लेता है। तो फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन आदित्य अपने ही स्टेडियम में, अपने ही बनाए हुए कॉम्प्लेक्स में विश्वनाथ आनंद से चेस गेम खेलने के लिए रेडी होता है। गेम के दरमियान में आदित्य को सुसु आने लगती है। आदित्य बाथरूम में जाकर सुसु करने लगता है और जब आदित्य बाहर आता है तो मैजिक से आदित्य के हाथ में एक सिगरेट होती है और आदित्य सिगरेट पीते हुए उस एसपी को बाय बाय कहने लगता है। और तभी थोड़ी ही देर बाद उस रूम में बहुत सारा धुआं फैलने लगता है। जब तक वो एसपी और पुलिस वाले उस धुएं को क्लियर करते, वहाँ पर आदित्य नहीं होता। और इसी तरह उस रूम में एक बड़ा सा गड्ढा होता है। जब एक पुलिस वाला उस गड्ढे में जाता है तो वहाँ पर एक छोटा सा टनल होता है और उस टनल में एक छोटा सा दरवाजा होता है। तो सारे पुलिस वाले उस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करने लगते हैं। इस तरफ आदित्य विश्वनाथ आनंद को अपना लास्ट मूव बता के जाता है। तो विश्वनाथ आनंद उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने गेम को कंटिन्यू करने लगता है और फाइनली आदित्य विश्वनाथ आनंद से गेम जीत जाता है। और विश्वनाथ आनंद अपना ग्रैंड मास्टर का बोर्ड निकालकर आदित्य के नाम के बगल के पास रखता है। इस तरफ टनल में वो पुलिस वाले उस दरवाजे को ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक खाली दीवार होती है और उस दीवार पे ये लिखा हुआ रहता है आब्राकादाब्रा। उसके बाद सीन फिर से 1 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक दिन आदित्य सैटेलाइट फोन की मदद से मानसा को कॉल करता है और उस वक्त मानसा आदित्य को एक ही सवाल पूछने लगती है कि ये तुमने कैसे किया। तो आदित्य मानसा से कहने लगता है कि कुछ चीजें मिस्ट्री ही सही लगती है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब आदित्य हम व्यूअर्स को ये बताने लगता है कि किस तरह से आदित्य वहाँ से भागा। जैसा मैंने पहले कहा था कि स्वामी एक इंजीनियर है, आदित्य और एसपी मिलकर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इसीलिए आदित्य अपने सारे प्लान्स चिट्ठी में लिखकर गुरुजी को देता रहा और एक दिन वो चिट्ठी विनय को मिल गई थी और विनय इनसे काफी सारे पैसे हड़प लिया। जब आदित्य और गुरुजी का ये प्लान चल रहा होता है तो अचानक से वो एसपी आदित्य को ये न्यूज सुनाने लगता है कि इसको फांसी की सजा हुई है। लेकिन आदित्य किसी भी तरह करके अपने कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है क्योंकि सारे सीक्रेट दरवाजे वहीं पर है। इसीलिए आदित्य ने अपनी एक विश मांगी कि आदित्य विश्वनाथ आनंद से अपने कॉम्प्लेक्स में गेम खेलना चाहता है। और जब आदित्य सुसु करने के लिए बाथरूम में जाता है तो वहाँ पर एक छोटा सा बटन होता है। आदित्य उस बटन को प्रेस कर देता है जिसके कुछ सेकंड के बाद उस कमरे में धुआं फैलने लगता है। लेकिन एक्चुअली आदित्य उस कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं गया होता। आदित्य दूसरे कमरे में आकर एक पिलर में एक छोटा सा सीक्रेट दरवाजा होता है, उस दरवाजे को ओपन करके एक छोटे से कमरे में जाता है और उस कमरे में गुरुजी और स्वामी ने आदित्य के लिए खाने पीने के सामान रखा होता है। तो आदित्य धीरे धीरे उन खानों को खाते हुए, थोड़ा सा पानी पीते हुए उस टनल को और खोदने लगता है।
मतलब एक्चुअली स्वामी ने पूरा टनल नहीं बनाया होता, सिर्फ एक छोटी सी रूम बना के रखी होती है। इस तरह से आदित्य काफी महीनों तक उसी कमरे में रहता है और उसी तरह बाहर सारे लोग आदित्य के बारे में भूल चुके थे। और फाइनली आदित्य के पास वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर आदित्य का खाना पीने का सामान खत्म हो जाता है और आदित्य उस टनल को खोद के बाहर आ जाता है। आदित्य के साथ साथ स्वामी जी और गुरुजी ये दोनों भी अंडरग्राउंड में है। जब तक आदित्य अपने बेगुनाही का सबूत नहीं देता तब तक आदित्य दुनिया से बचकर ही रहेगा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी है।